तो दूसरा भाई चाहिए, तो भाई के बिना तुम भाई नहीं हो सकते हैं? तो अभाई के कि तुम कुछ भी कह लो, उसी को एक है ऐसा कहा जाता है, और उसी को एक कहा जाता है कि भाई नहीं है। बस एक प्रदेश को अप्रदेशी भी कहा जाता है और एक प्रदेशी भी कहा जाता है। तो अपनी बात क्या चल रही थी? परमाणु पढ़ो भाई। जिस तरह परमाणु से के प्रदेश का बस उस तरह ही शेष का परमाणु रहित प्रदेश से उत्कलाणु मंद गति से चले जितने काल में वे एक गगन प्रदेश पर परदेश रहित काल। वो प्राकृतिक में इतना सरल नहीं है। पढ़ो तुम, जितनी सहज ये मैंने बना के इसमें लिख दिया है। देखो क्या लिखा है इसमें कि परमाणु रहित प्रदेश। अब कहते हैं उसे अब परमाणु रूपी गैस से नापने की जरूरत नहीं है। आकाश को तो हमने परमाणु से नापा, अब आत्मा के प्रदेश को परमाणु के से नापने की जरूरत नहीं है। परमाणु से रहित जो प्रदेश है आकाश का, उससे हम नाप सकते हैं। अपन इतने प्रदेश, इतने प्रदेश, इतने परमाणु तो नहीं बोलते। आत्मा के असंख्य प्रदेश, आत्मा के असंख्य परमाणु तो नहीं बोलते। परमाणु के गज से नापे ही नहीं जाते हैं। अब कहते हैं कि ये बाकी के नप गए, आकाश भी नप गया और बाकी के द्रव्य नप गए। अब काल रह गया कि काल को काय से नापे? तो वो कहते नीचे की पुद्गलाणु मंद गति से चले जितने काल में वे एक गगन प्रदेश पर परदेश विरहित काल हुआ। आकाश के एक प्रदेश से एक पुद्गल का परमाणु अत्यंत मंद गति से चले तो जितना समय लगे तो उतने समय को समय कहते हैं। और समय माने काल, तो वो काल कहते हैं कि इससे नापा, उसको प्रदेश से नहीं नापा। प्रदेश तो दो है ही नहीं, तो काय से नापें? क्या करने नापने की जरूरत? एक ही परमाणु का है। अब यहाँ पर उसे तो अपने आकाश में तो एक परमाणु रहे तो आकाश को नाप लिया। फिर इतने इतने प्रदेश ऐसे नापने में मतलब अपन ने किलो बना लिए। अब इतने किलो, अब बार बार उसकी जरूरत नहीं है। ख्याल में आई ना? अब ये कहते हैं इसको कैसे नापें? तो ये काल से नपेगा। तो जितना काल कम से कम काल, तो कम से कम काल और फिर मंद गति की शर्त लगाई। तेज गति लगानी चाहिए थी ना। तो कहते एक समय में 14 राजू तक जाता है पुद्गल का परमाणु, तो वो थोड़ी समय है। समय तो वो तीव्र गति से चले नहीं और एक आकाश के प्रदेश से दूसरे आकाश के प्रदेश पे जाए। देखो सुनना क्या क्या गजब है कि वो ही परमाणु एक समय में 14 राजू चलता है और वही परमाणु एक समय में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे जाता है। उससे समय नहीं कम नहीं लगेगा। नहीं, समझ में आता ना? देखो एक प्लेन उड़ता है तो 1000 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। कितना जाता है? अब जब वो चलता है तो 1000 किलोमीटर जो जगह है, दूरी है ना, तो उसे 2 घंटा लगते हैं। क्योंकि चढ़ने में उतरने में वो आधा घंटा लगता ही है दोनों दफे। उसे मंदा करना पड़ता है और फिर धीरे धीरे उतरना पड़ता है, तो 2 घंटे में। तो फिर वो अपन को दिखने लगता है कि 500 मील 500 किलोमीटर 1 घंटे में चला। चलता तो 1000 किलोमीटर है, समझिए ना? फिर उसमें इतना समय लग जाता है। अब ये 1000 किलोमीटर चला ना तो कितने 2 घंटे में। अब 2000 किलोमीटर कितने में चलेगा?
सोचो सोचो, अब तुम बहुत होशियार हो गए हो। वो भी तुम्हें उपवास समझाता हूँ ना, वैसे ही लगाओ। एक उपवास होता है 48 घंटे में, वो 2 हो जाते हैं 72 घंटे में हो जाते हैं ना, फिर 48 नहीं लगते। तो जब वो चढ़ने उतरने का जो समय है वो 1000 किलोमीटर दूर जाएगा, उसको भी उतना ही लगना है, और जो 2000 किलोमीटर जाएगा उसको भी उतना ही लगना है। तो आप ऐसे ही बढ़ते जाओगे, समझे ना, तो अब आपका फिर गणित बैठेगा नहीं। इसमें लग गए 2 घंटा, तो उसमें 3 क्यों लगे, 4 लगना चाहिए। और फिर हम 15-16 घंटे में अमेरिका पहुँचे मान लीजिए, तो वो चढ़ने उतरने के तो वही आधे घंटा है, तो 16 जगह बढ़ जाएंगे हैं। तो वो 1000 किलोमीटर की रफ्तार दिखने लगेगी हैं, कि 16 घंटा लगे तो 14,000 किलोमीटर है। हमें ये मेरी आंकड़े सही में समझना है। एक आंकड़े पूछना हो तो करोनानियों वालों से पूछना, कि उन लोग वैज्ञानिकों से पूछना। मैं तो उदाहरण से समझाता हूँ कि आपकी बात समझ में आ गई ना। तो चढ़ने उतरने का जो काल वो तो बराबर ही लग रहा है ना। तो वो एक प्रदेश में जाए तो भी एक समय लगना है, और 14 राजू जाए माने अनंतानंत प्रदेश तो भी एक समय। कैसा हिसाब है भाई। तो जब वो 14 राजू जाता है तो एक समय में गया ना, तो एक समय में 14 राजू गया, तो यहाँ से और वो 1 किलोमीटर तक ऊपर गया, वो कितने समय में गया बोलो। तो एक समय में, आप समझना, वो एक ऊपर गया परमात्मा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। एक समय प्रदेश ऊपर गया तो भी एक समय में, और 14 राजू गया तो भी एक समय में। कैसी विचित्र सामर्थ्य है। समय नहीं बढ़ता है, अरे वो जी है। तो अभी इसलिए उन्हें मंद गति लिखना पड़ा कि मंद से मंद गति, तीव्र नहीं लिखी। तीव्र तो इतनी ज़्यादा है, तो वो ऐसा गणित मत लगाना तुम, उसका तुम टुकड़ा कर दोगे। यदि तुम ज़्यादा तीव्र गति से चलाओगे तो टुकड़ा कर दोगे। तो वो सबसे मंद गति कौन सी है कि जब वो एक प्रदेश दूसरे प्रदेश में जाता है तब वो उसकी सबसे मंदी गति होती है, क्योंकि उसको इतना समय तो नहीं लगना है। तो असली वो समय है। तब कहोगे साहब वो 14 राजू गया, उसको भी एक समय कहो। एक समय में चला गया, लेकिन समय नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बहुत से जीव असंख्य समय में भी जाते हैं 14 राजू। समझ गए ना। दूसरे दुर्गनानु तो वो परिभाषा नहीं बन सकती है। परिभाषा वो सबसे मंद गति से चले, वो ही परिभाषा बनेगी। तो इस तरह से देखो, अभी पढ़ लेते हैं। जितना इसमें इसका अर्थ है वो मैंने सब बता दिया है, तो पढ़ लेंगे तो एक आध बात आएगी बीच में तो बोलेंगे। आचार्य कुंद 144वीं गाथा में स्वयं कहेंगे कि आकाश के एक प्रदेश का लक्षण एक परमाणु से व्याप्त होना है। और यहाँ इस गाथा में जिस प्रकार आकाश के प्रदेश हैं, उसी प्रकार शेष द्रव्यों के भी प्रदेश हैं। इस प्रकार प्रदेश के लक्षण की एक प्रकारता कही जा रही है। प्रदेश को एक प्रकार से प्रदेश का स्वरूप समझाया। जिस प्रकार एक परमाणु से व्याप्त अंश के द्वारा गिने जाने पर आकाश अनंत प्रदेशी है। अब उसको हमने एक परमाणु ने घेरी थी जगह, अब उसको हमने इकाई मान लिया। अब हम कह रहे हैं कि आकाश के कितने प्रदेश हैं, तो अनंत। जैसे हमने एक बोरी में गेहूं थे, तो उस बोरी के एक गेहूं 1 किलो से नाप लिए, मैंने 1 किलो को तौल के बना लिया कि ये 1 किलो है। अब हमें वो किलो नहीं होए तो अभी उन गेहूँों से हम बाकी के गेहूँ नाप सकते हैं, 1-1 किलो है। मैंने एक प्रदेश को हमने इकाई बना लिया, तो हमने असंख्य प्रदेश, अनंत प्रदेश जो हमने ये कहे, तो वो प्रदेश की इकाई बन गई, तब हमने ये बात कह पाई। ऐसे ही काल की इकाई बन गई समय,
तब हम ये कह पाएंगे, है ना। जिस प्रकार एक परमाणु का व्याप्त अंश के द्वारा गिने जाने पर आकाश अनंत प्रदेशी है, उसी प्रकार एक परमाणु से व्याप्त अंश के द्वारा गिने जाने पर धर्म अधर्म और एक जीव के असंख्यात अंश होने से वे सभी असंख्यात प्रदेशी हैं। अभी आपको लगेगा, सीधी कह देते ना कि उसे असंख्यात हैं। एक एक परमाणु के व्याप्त अंश के द्वारा गिने जाने पर ये क्या चक्कर है, इसका अर्थ समझ में आता है। जिस प्रकार एक परमाणु के व्याप्त अंश के द्वारा गिने जाने पर ये क्या कह रहे हैं, बस यही तो कठिन लग जाता है। आज फिर मिले थे मुझे सोगानी जी, फिर बता रहे थे कि मैं तो अमृतचंद्र को नहीं समझता, मैं तो सिर्फ कुंद की बात करता, बस कुंद की गाथा समझ ली बहुत है। अमृतचंद तो बहुत महान थे, बहुत महान थे, बहुत महान थे, इसलिए मैंने छोड़ दिया हूँ। देखो अब ये क्या है, अब ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। इतनी बात जबरदस्ती आदि लेन का ठोक दी इसमें, इसके बिना ठोके भी काम चल सकता था। ऐसा वाक्य अपन बना सकते हैं, अभी बना तो इसने क्यों, वो ये कह रहे एक परमाणु में व्याप्त अंश के द्वारा गिने जाने पर, वो याद दिला रहे कि हमने एक परमाणु में एक प्रदेश का नाप निकाला था, उस नाप को तुम मुख्य रखना तो ये हिसाब बैठेगा। ये याद दिला रहे वो, ये उस परमाणु को गिनना जो वो परमाणु था, समझे ना, और हमने उससे इसका नाप किया था, उसे प्रदेश मानना, और हम बल बोलें कि इतने प्रदेश, तो उसके उतने परमाणु गज से नापा गया जो आकाश का एरिया था, उसको इकाई मान करके बात समझना। इसलिए देखो दोनों में अंश से व्याप्त गिने जाने पर, ये उसी प्रकार एक परमाणु से व्याप्त अंश के द्वारा गिने जाने पर, एक परमाणु जितने में व्यापा था उतना आकाश का अंश लेना, उसका हमने नाम प्रदेश रखा है, और वो हमारी इकाई है, वो हमारे द्रव्यों को नापने का गज है। अपने बढ़िया दुकानदारी करते हैं ना, तो जो कपड़ा बेचते हैं वे मीटर रखते हैं, और जो परचूनी की दुकान होती, गेहूं दाल बेचते हैं, वे किलो से रखते हैं ना, और उससे फिर तौल के सब चीज़ें देते हैं। तो वो इकाई हमारी समझ में आने चाहिए ना। हम धंधा करने बैठे और हम कहें मीटर के क्या होता है, मीटर आधा मीटर के क्या होता है, आधा मीटर, तो हम नहीं कर सकते धंधा, वो जानना चाहिए ना। तो हमें सारे जगत की लंबाई चौड़ाई को जानना है, जीवों की लंबाई चौड़ाई को जानना है, तो हमें वो प्रदेश नाम का जो गज है उसे पहचानना चाहिए, मीटर है उसे पहचानना चाहिए। अब वो कैसे पहचाने कि परमाणु से पहचाना, और परमाणु को कैसे पहचाने कि ये पुद्गल का सबसे छोटा अंश। अब वो तो खुद ही पूरा द्रव्य है, जिसे अपन अंश कह रहे हैं, अंश का है वो किसी का। अब इसमें एक विशेषता और है कि उसमें दूसरे परमाणुओं से मिलने की शक्ति है, स्कंद बनने की शक्ति है। इस अपेक्षा से उसे हमने अस्थिकाय में भी ले लिया तो व्यवहार से है, फिर भी व्यवहार को मुख्य करके पंचास्थिकाय नाम रख दिया, चार ही अस्थिकाय नाम रखना चाहिए था निश्चय के हिसाब से। तो जिस प्रकार सुनिश्चित प्रमाण वाले धर्म और अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी हैं, उसी प्रकार संकोच विस्तार के कारण अनिश्चित प्रमाण वाले जीव के भी सूखे गीले चमड़े के समान निज अंशों का अल्प महत्व नहीं होता, इस कारण असंख्यात प्रदेशी पना ही है। अब ये क्या कह रहे हैं, तुम कह रहे हो कि धर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी, अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी, और जीव भी असंख्यात प्रदेशी। तो अब चक्कर ये है कि जीव तो इतने में सिमट गया, और ये तो सिमटते ही नहीं। तो इसमें दो शब्द पड़े हैं, देखो, संकोच विस्तार की सिद्धि, एक है कहाँ है, अनिश्चित प्रमाण वाले जीव और निश्चित प्रमाण वाले, सुने देखो, जिस प्रकार सुनिश्चित प्रमाण वाले परमात्मा में ना दिख रहा है, समझ में आया,
ऐसे देखना चाहिए, नहीं तो बाद में याद नहीं रहेगा। सुनिश्चित प्रमाण वाले धर्म और अधर्म द्रव्य, ये सुनिश्चित प्रमाण वाले हैं, वे वैसे ही रहेंगे अनादि से अनंत काल तक। और ये अनिश्चित प्रमाण वाला जीव और बाकी सारे विशेषण दोनों में समान है, और ये विशेषण बदल गया है। वो तो धर्म द्रव्य तो जिस आकार में है उसी आकार में रहेंगे, सुनिश्चित प्रमाण। प्रमाण माने लंबाई चौड़ाई और सुनिश्चित, और ये इसका कभी इतना कभी इतना कभी इतना, एक एक मिनट में बदलता है। तो कहते जिस प्रकार सुनिश्चित प्रमाण वाले नापे जाते हैं ना प्रदेश से, उसी प्रकार जीव को भी उसी प्रदेश से नापो, उसी गज से नापो। माने भले ही मनुष्य के शरीर में है, इतनी जगह में ही है, तो भी इसको तुम कम प्रदेश वाला मत मान लेना। कितना प्रदेश वाला मानना? असंख्यात प्रदेश वाला। कौन सा असंख्यात? वे लोक में जो व्याप्त हैं धर्म अधर्म द्रव्य, जितने प्रदेश वाले वे हैं उतने ही प्रदेश वाला तुम्हारा जीव है, भले ही वो कम जगह घेर रहा हो। तो सुनिश्चित प्रमाण वाले और अनिश्चित प्रमाण वाले, और बाकी दोनों पूरा वाक्य एक से। अर्थ अमूर्त पदार्थ के संकोच विस्तार की, क्यों घड़ी तो ठीक है ना, ये गड़बड़ तो नहीं है, अभी नहीं हुआ ना समय, मैं भूल गया हूं मैंने कब शुरू किया था। अमूर्त पदार्थ के संकोच विस्तार की सिद्धि तो अपने अनुभव से ही साध्य है। वो चमड़े का उदाहरण दिया था, चमड़ा कहाँ चला गया? गीला और सूखा, सूखा चमड़ा होता है तो खिंचता नहीं है, और गीला चमड़ा होता है तो खिंच जाता है रबड़ जैसा। तो जैसे उसके प्रदेश संकोच और विस्तार को पा जाते हैं, सूखे के नहीं पाते हैं, ऐसे ही जीव के प्रदेश गीले चमड़े की भांति विस्तार को पा जाते हैं और संकोच को हो जाते हैं, और किसके? धर्म द्रव्य के सूखे चमड़े की भांति विस्तार को प्राप्त नहीं होते हैं। सूखे गीला चमड़ा निपट गया। अब कहते हैं कि कैसे मान लें, हम कैसे मान लें कि ये फैल जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं? कहते अनुभव से सिद्ध है, लिखा ना, देखो अमूर्त पदार्थ संकोच विस्तार की सिद्धि तो अपने अनुभव से ही साध्य है। अपने अनुभव से देख लो तुम, फैल जाते हैं, क्योंकि यह तो सभी स्वानुभव से जानते ही हैं कि जीव स्थूल और कृष्ण शरीर में बालक और कुमार के शरीर में व्याप्त होता है। ये तो अपन दिन रात देखते हैं। अपन मोटे हो जाते हैं तो बाद में ये प्रदेश फैल जाते हैं, दुबले हो जाते हैं तो वे सिकुड़ जाते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है, वे कोई शिकायत नहीं करते हैं। तो बहुत सरल भाषा है कि नहीं है? कठिन तो नहीं है, लेकिन ईमानदारी से कहो कि तुम घर पे शांति से पढ़ते तो ये पूरा बात ख्याल में आ जाती है? नहीं आती। क्यों नहीं आती? भगवान जाने। उपयोग में उतनी एकाग्रता हम नहीं लगा पाते हैं, इसलिए नहीं आती है। और कोई खास बात नहीं है। मैं कुछ इसमें नमक मिर्च तो नहीं डाल रहा हूँ, कोई उदाहरण भी नहीं दे रहा हूँ, जो दिया है इसमें वही दे रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। पुद्गल तो द्रव्य की अपेक्षा एक प्रदेश में होने से पहले कहे अनुसार अप्रदेशी ही है। अप्रदेशी माने एक प्रदेशी है ना। तथापि दो अनेक प्रदेशों के उद्भव के हेतुभूत उस प्रकार की स्निग्ध रूक्ष गुण रूप परिणमित होने की शक्ति रूप स्वभाव के कारण उसके प्रदेशों का उद्भव होता है। प्रदेशों का उद्भव होता है माने स्कंद बनते हैं। माने पुद्गल के परमाणुओं में यद्यपि वही पोजीशन है, एक ही प्रदेश ही है, लेकिन वे दोनों चिपक करके अनंत पुद्गल परमाणु एक साथ एक क्षेत्र में आ जाते हैं तो उनका स्कंद बन जाता है। तो फिर वो कितने कितने परमाणु सिमट के आ जाते हैं? बोलो संख्या असंख्या अनंत लिखा ना, सूत्र तत्वा सूत्र का संख्या संख्याश्च पुद्गला नाम आकाश से अनंता है, और संख्या संख्याश्च पुद्गला नाम। क्या अर्थ है इसका? जल्दी मत करो, सोच लो, फिर मैं पूछता हूँ एक एक का नाम लेके। सब एक साथ बोलोगे तो पता ही नहीं चलेगा। पूछूं कि नहीं पूछूं? बता दूं। आकाश से अनंता
आकाश के अनंत हैं और संख्या असंख्याश्च पुद्गला नाम, और पुद्गल के हाँ अनंत अनंत लिखा ही नहीं सूत्र में, वो चा लगा, चा माने अनंत होता है। और तो और से कैसे लग गए? इसलिए लग गए कि पिछला सूत्र ने आकाश के अनंत प्रदेश बताए और पुद्गल के अनंत असंख्य और संख्य प्रदेश होते हैं, माने उसका स्कंद ऐसे बन जाता है। पुद्गलों के इस तरह से प्रदेश होते हैं, तो इन्होंने सभी द्रव्यों के प्रदेश बता दिए ना। अब ये अपन को मालूम थे ना, तत्वासूत्र में पढ़ लिए थे, छेड़ाला में पढ़ लिए थे, सब जगह पढ़ लिए थे, लेकिन अमृतचंद्र की भाषा में अपन को एक दफे पढ़ने थे तो अपन को 85 पढ़ा कहलाता। वनिता पंचायत मैंने बोला ना, पूरा ये अधिकार एक पेज में बहुत अच्छी तरह से लिखा जा सकता है। तो अच्छा, तो तुम ज़्यादा बड़े विद्वान हो गए और उनने नहीं लिख पाया, क्यों? यही बात है ना। क्या है ये भाई? उनका भी एक ही पेज है, मूल गाथाएं कितनी है? 8-10 गाथाएं होंगी तो 20 लाइनें हुई, पेज में तो 26 लाइनें हैं। समझ में आया कि नहीं है? उनने भी तो उतनी जगह ली है। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं मैं? उनने भी उतने में बताया, हम भी उतने में ही बता देते, उसमें क्या है? अब उस विस्तार में खोल के कह रहे तो इतनी सी बात है, इतना फैल गया। नहीं तो फैलने को क्या है? बिल्कुल सहज है, सरल है और बहुत। अभी अपने 2 गाथाएं निपट गए, अभी अपने नहीं पढ़ेंगे। इसमें जो मेरी और है, इसका संपूर्ण कथन का संक्षिप्त सार यह है, तुम पढ़ लेना। जो मैंने बोला है वही का वही सब लिखा है। मैं कल नहीं पढ़ूंगा, अब कल तो अपना वो दूसरा मामला चलना है, और फिर ये 139वीं गाथा कब चलाएंगे? 1 मार्च को। अधिकार इसकी चर्चा हो रही है, और इसके बाद में ज्ञान गेय विभागाधिकार आएगा। अपन जब इसकी चर्चा कर रहे थे तो ये आगे का विषय भी मुझे काफ़ी परिचित लग रहा है, ऐसा लगता है हो गया था, लेकिन वो बता रहे हैं कि बस 138 गाथा तक हुआ था और 139वीं गाथा से चलना है। ऐसा हो सकता है कि मैं तो रोज़ ही ना पढ़ता हूँ ना, तो आगे पीछे की भी 10-5 गाथाएँ पढ़ता रहता हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में वो विषय परिचित सा हो गया हो और ऐसा लगता है कि वो हो गया है। बहुत साधारण बातें हैं जो हम द्रव्य संग्रह आदि अनेक ग्रंथों में पहले पढ़ चुके हैं। द्रव्य विशेष अधिकार में वे ही बातें ज़्यादा हैं। अब जो आज गाथा चलनी है 139, तो वो सीधी सी बात है, परमाणु गगन प्रदेश लंघन करे जितने काल में, उत्पन्न ध्वंसी समय परापर रहे वही काल है। काल की परिभाषा बता रहे हैं कि एक पुद्गल का परमाणु आकाश के एक प्रदेश से अत्यंत मंद गति से दूसरे प्रदेश पर जब गमन करता है तो उसमें जितना काल लगता है वह काल का सबसे छोटा अंश है और उसे काल द्रव्य की पर्याय कहते हैं। ये बात इस गाथा में बताई गई है। अपन सब लोग जानते हैं 2-3-4 बातें कि परमाणु के नाप से हम प्रदेश को नापते हैं कि पुद्गल का परमाणु आकाश के जितने हिस्से को घेरे वो आकाश का उतना हिस्सा एक प्रदेश कहलाता है। और फिर ऐसे एक एक प्रदेश के हिसाब से आकाश में अनंत प्रदेश हैं। माने आकाश का जो बड़ापन हमने नापा तो पुद्गल के परमाणु से नापा कि परमाणु का एक परमाणु जितनी जगह घेरे उसको एक प्रदेश कहते हैं। ऐसे अनंत प्रदेश
आकाश में हैं। वो कहते हैं प्रदेश आकाश में अनंत हैं, जैसे हमने नापा ना पुद्गल के परमाणु के गज से, ऐसे ही हम धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और इनको भी नापें, और एक जीव द्रव्य, वे भी इसी प्रकार वे अनंत हैं और आकाश में प्रदेश, और इनमें असंख्यात प्रदेश हैं। फिर ये तो हमने प्रदेशों की दृष्टि से नाप लिया उसकी, जैसे अपन कहते हैं लंबाई चौड़ाई और मोटाई। फिर लंबाई, अब दूसरी लंबाई माने पर्यायों की दृष्टि से, तो काल जो है उसका समय है वो पर्याय की दृष्टि से नापा जाता है। अब वो कहते हैं कि एक पुद्गल का परमाणु अपनी तीव्र चाल से चले तो 14 राजू तक जाता है, सबसे नीचे लोक के हो गए, और दूसरे समय में वो लोक के अग्रभाग में पहुंच जाता है। जीव का उदाहरण तो 7 राजू का ही है, क्योंकि मध्य लोक से सिद्धशिला में जाता है। ऐसा होता नहीं कि निगोद के अंतिम नीचे हिस्से से जीव निकल के वो सीधा सिद्धशिला में पहुंच जाए, लेकिन पुद्गल का तो 14 राजू का है। अब 14 राजू में कितने प्रदेश हैं? 14 राजू के प्रदेश, एक राजू में कितने प्रदेश होते हैं, भले ही इसकी संख्या कहीं शास्त्र में नहीं लिखी है, इसलिए हमें भी मालूम नहीं है, लेकिन इतना तो लिखा है कि लोकाकाश के असंख्य प्रदेश होते हैं। तो लोकाकाश के इस प्रदेश से उस प्रदेश तक चला गया तो वे असंख्य प्रदेश चला जाता है। एक समय में असंख्य प्रदेश चला गया और एक समय में एक प्रदेश गया। ये सबसे छोटा सबसे मंद गति हो गई ना, भले ही मंद लिखा हो, लेकिन ये मंद से मंद गति, मंद से मंद मतलब अब इससे इसके दूसरे और टुकड़े नहीं हो सकते, और मंद नहीं हो सकती है ना, इससे और धीरे नहीं चल सकता वो, और उससे ज़्यादा तेज नहीं चल सकता है। ये कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनके को समझने के लिए आगम के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। आचार्यों ने युक्तियों से हमको ये बात बहुत स्पष्ट समझाने की कोशिश की है, और हम समझते भी हैं। उन युक्तियों को हम याद कर लेते हैं, फिर हम तुमको बता देते हैं, तुम आगे के बच्चों को बता दोगे, लेकिन वो गले उतरना और उतारना बहुत कठिन काम है कि भाई एक पुद्गल का परमाणु लोक के नीचे से वहाँ तक गया तो वो समझ लो कि उसी समय तो वो नरक में है।